गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप पर, जिसको हम सिंगल स्टेप बैरियर भी बोलते हैं। और इस केस के लिए हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पोटेंशियल के कंसेप्ट को तो जानते होंगे। पोटेंशियल क्या चीज होती है? किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट ए से, मींस ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेरे पास इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रेफरेंस पॉइंट से मैं कहां पर लाना चाहता हूं? इस स्पेसिफिक पॉइंट बी के ऊपर लाना चाहता हूं। तो मैंने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है, वही वर्क क्या चीज है? पोटेंशियल है। और बैरियर का मीनिंग तो आप जानते होंगे। बैरियर का मीनिंग क्या होता है? रुकावट। यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कुछ रुकावट की टाइप की फॉर्म में वर्क करने वाला है इस प्रॉब्लम में। और ये रुकावट स्टूडेंट किस टाइप की होगी? सिंगल स्टेप, यानी कि सिर्फ एक कदम। अब आपको ये समझना है स्टूडेंट। देखिए, आप सबने अपने घर के अंदर स्टेयर्स देखी होंगी और आप उन स्टेयर्स के थ्रू छत पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका फर्स्ट स्टेयर पे आएगा। तो वो स्टेयर इमेजिन करो किस टाइप की होती है। वो स्टेयर स्टूडेंट सिर्फ ऐसे होती है, यानी कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे दोनों कदम यहां पर हैं। आप राइट कदम को उठाएंगे और यहां पर रखेंगे। इसका मतलब ये राइट कदम ने आपके राइट कदम ने इस पोजीशन के ऊपर सडन क्या फेस किया? एक बैरियर फेस किया, एक पोटेंशियल फेस किया। सडन चेंज आया, या मेरे को ये बोलना चाहिए सडन चेंज इन पोटेंशियल को फेस किया इस पोजीशन के ऊपर। यानी कि ये दोनों पैर ऐसे थे, पैर उठा और ऐसे आगे गया। मींस ये जो इस पोजीशन के ऊपर ये जो चीज है, ये क्या चीज है? एक रुकावट है, एक पोटेंशियल है और एक डिफाइंड पोटेंशियल है। यानी कि इस पोजीशन के ऊपर ये पोटेंशियल कितना है? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला V0 है, यानी कि ये सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां तक पहले क्या था? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल था। इस पोजीशन के ऊपर आते ही पार्टिकल ने एकदम से क्या फेस किया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फेस किया। इसके बाद यानी कि अगला स्टेप हमें नहीं रखना है। इस पार्टिकल को इतना पोटेंशियल, चाहे वो कितना भी आगे चला जाए, तो उसको कितना पोटेंशियल फेस करना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टूडेंट क्या बना? देखिए, एक सिंगल स्टेप ही तो बना। तो इसको नाम दे दिया गया ये ऐसे, इसके टाइप में मैं ये ऐसे कर देना चाहिए। तो ये क्या बन गया? एक सिंगल स्टेप बैरियर। तो यहां पर अगर मैं इसको समझाऊं स्टूडेंट, तो देखिए, अब आपको मैं एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं। यानी कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये मैंने ग्राफ लिया ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, ये मैंने वाई एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस को बीचों बीच लिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक्स डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूं। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। इस साइड में एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यानी कि एक्स की वैल्यू इधर क्या है? 0 से क्या है? कम है। इधर इस साइड में एक्स की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है। ऐसे कुछ है। इसका मतलब जो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस पोजीशन के ऊपर आते ही पोटेंशियल के अंदर क्या आता है? सडन चेंज आता है। सपोज करो इतना चेंज आ गया
और ये कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है V नॉट है। इसका मतलब ये क्या है इधर Vx, तो इसका मतलब ये क्या चीज है यहां पर V नॉट, और V नॉट की वैल्यू कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद चाहे मैं कितनी भी पोजीशन के ऊपर चला जाऊं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पोटेंशियल कुछ इस टाइप का आने वाला है ऐसे, यानी कि यहां पर 0 0 0 0 0 0 0 और एकदम से सडन पोटेंशियल में चेंज आया। तो ये कैसा बना देखिए, ऐसे सिंगल स्टेप में ऐसे चल रहा है। इसका मतलब इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप अब इस पोटेंशियल फंक्शन को लिख सकते हैं ऑफ ए सिंगल स्टेप के लिए। क्या बनेगा, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्टेप बैरियर के लिए बोल दूं, या मैं क्या कह दूं, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप इज। क्या बनने वाला है, पोटेंशियल फंक्शन किसका, ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप का, या मैं क्या कहूं ऑफ ए सिंगल स्टेप बैरियर का। 0 कहां पर, x की वैल्यू 0 पर, x इज इक्वल टू Vx की वैल्यू 0 कहां पर है, 0 कहां तक है, कितनी है 0 है, कहां तक है x लेस देन 0 से। देखिए x लेस देन 0, x लेस देन 0 यहां पर 0 है। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एकदम से V नॉट हो गई, कहां पर हो गई, x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए x इज इक्वल टू 0 के ऊपर सडन चेंज आया पोटेंशियल के अंदर, कितना आया V नॉट आया। इसके बाद पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू कितनी चल रही है, मैंने समझाया V नॉट ही चल रही है, किस रीजन के अंदर, x ग्रेटर देन 0 के ऊपर। तो अब आप देखिए इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0, कहां पर, इस रीजन के अंदर। इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई V नॉट, आगे कितनी चल रही है V नॉट। तो क्या बन गया पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन हमें लिखना चाहिए पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप इज, कितना हो गया, Vx इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड V नॉट फॉर x ग्रेटर देन पे तो है ही है, और इक्वल टू पर भी 0। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं स्टूडेंट स्टडी करने वाला हूं बोथ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं क्या निकालने वाला हूं स्टूडेंट, मैं पार्टिकल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को निकालने जा रहा हूं इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर। तो सबसे पहले हम एक क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिकल के बिहेवियर को देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए कोई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल की एनर्जी के पास एनर्जी E है। टोटल एनर्जी लगा लो, टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो टोटल किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। इसका मतलब मेरे को ये बोलना चाहिए इस पार्टिकल के पास मास m है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E है, और वो इस एनर्जी से क्या करता है, इस बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करता है। ठीक है, इंसिडेंट करता है, तो फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द पोटेंशियल स्टेप, अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं, फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द पोटेंशियल स्टेप Vx इज इक्वल टू, Vx की वैल्यू कितनी, V नोट जो है कहां पर, x इज इक्वल टू 0 पर, इसके इधर,
तो क्या देख रहे हो स्टूडेंट, अगर इस पार्टिकल की एनर्जी ई जो है काइनेटिक एनर्जी वो किससे ज्यादा है, पोटेंशियल बैरियर की, जो पोटेंशियल बैरियर की पावर है, ताकत है, या जो रुकावट है उससे ज्यादा है, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, हमारा पार्टिकल इस बैरियर को पेनिट्रेट कर जाएगा और हमें वो पार्टिकल किस रीजन में मिलेगा, हमें रीजन x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन के अंदर हमें मिलेगा। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स का कहना है। क्लासिकल फिजिक्स आप समझ गए होंगे, एक पार्टिकल जिसका मास m है, इसके पास एनर्जी E है, अगर ये एनर्जी इस जो सडन चेंज आया है पोटेंशियल के अंदर उससे ज्यादा है, तो हमारा पार्टिकल इस रुकावट को पेनिट्रेट करके हमें किस रीजन में मिलने वाला है, रीजन नंबर 2 में मिलने वाला है। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स का कहना है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, क्वांटम फिजिक्स सबसे पहले देखो कहां पर अप्लाई होती है। क्वांटम फिजिक्स अप्लाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, दे बिहेव लाइक एज ए वेव। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, जो पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा है, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये वेव जब इस पोटेंशियल के ऊपर इंसिडेंट करेगी, यानी कि मैं क्या कहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स is to be apply only microscopic particle, and microscopic particle behaves like as a wave, and that wave is to be propagating from left to right। जब वो प्रोपगेट कर रही है लेफ्ट से राइट के ऊपर, तो उसने क्या फेस किया, सडन चेंज इन पोटेंशियल के अंदर फेस किया। अगर सडन चेंज इन पोटेंशियल को फेस किया x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, या मैं ये कहूं कि इस बैरियर के ऊपर, तो ये वेव क्या सफर करेगी, अगर ये वेव टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, यहां से टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, कब करेगी, अगर इसकी वेव के पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, लेस देन v0 हो जाए, तो वो इस रीजन में नहीं जाएगी, टोटली क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आने वाला है, टोटल 1 आने वाला है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज टू बी कम्स आउट टू बी 1, क्योंकि ट्रांसमिशन तो हुआ ही नहीं। अगर यहां पर इस वेव की जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा हो गई, मैं बात कर रहा हूं, देखिए दोनों, अगर इस बैरियर से या इस पोटेंशियल के जो सडन चेंज है पोटेंशियल का उससे, तो क्या होगा, ये वेव क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी रीजन नंबर 2 के अंदर, यानी कि ट्रांसमिट कर जाएगी, टोटली ट्रांसमिट कर जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह दूं, अगर ऐसी कंडीशन है कि वेव बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं हुई, टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी 1। अगर वेव टोटली ट्रांसमिट कर गई, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी 1। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, यानी कि इसकी एनर्जी जो है इस v0 से ज्यादा है, तो वेव क्या कर जाएगी, टोटली ट्रांसमिट कर जाएगी। मैं ऐसे समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, अगर रिफ्लेक्शन की वैल्यू 1 है तो ये 0, अगर ट्रांसमिशन की वैल्यू 1 है तो ये 0। ऐसा रेयर केस में होता है। तो यहां पर वेव जब सडन चेंज इन पोटेंशियल को फेस करेगी तो मे सफर, क्या सफर करेगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन को ऐसे और कुछ ट्रांसमिशन को।
इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप की हो गई, जैसे लाइट वेव स्ट्राइक करती है ग्लास के ऊपर तो लाइट वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट क्या कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है ड्यू टू चेंज इन द मीडियम के अंदर चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस केस में पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियली ट्रांसमिशन हुआ तो क्या कंडीशन आने वाली है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दोनों की वैल्यू किसके सम के बराबर आने वाली है, 1 के बराबर आने वाली है। अगर फुली रिफ्लेक्शन तो ये 0, अगर फुली ट्रांसमिशन तो R0 t की वैल्यू 1, अगर पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली ट्रांसमिशन सम दोनों की इक्वल आने वाली है, सम इक्वल टू 1। समझ गए होंगे आप। इसका मतलब मैं क्या स्टडी करने जा रहा हूं, पार्टिकल की डिटेल इंफॉर्मेशन रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 के अंदर स्टडी करने जा रहा हूं। तो स्क्रोडिंजर ने यह कहा था अगर आपको पार्टिकल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो अपने केस के अंदर, और जो सॉल्यूशन आएगा उस इक्वेशन का वो आपको पार्टिकल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो अब हमें क्या लेके चलना होगा स्टूडेंट, हमें एक स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना होगा। और मैं टाइम इंडिपेंडेंट को क्यों ले रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है ना वो किसका फंक्शन है, केवल एक्स का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, टाइम का नहीं है। इसलिए हमें क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, हमें स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना होगा। तो आपको यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और वो क्या आती है, हमें 1 डायमेंशन लेना है क्योंकि हमें एक्स के ऊपर ही बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन 2m अपॉन h कट स्क्वायर E माइनस v, आपको पता है ये होती है। और स्क्रोडिंजर ने क्या कहा था, इरविन स्क्रोडिंजर जो जिनका नाम था, कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपको पार्टिकल की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें अप्लाई करना होगा अपने इस केस के अंदर, इसके बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो रीजन 1 के अंदर 4, कौन से रीजन के अंदर, 4x लेस देन 0, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v नोट। इसका मतलब इसको मैं अपने केस के अंदर अप्लाई करूंगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नोट। तो v नोट की वैल्यू मेरे केस में क्या है, 0 है इस रीजन के लिए। अगर मैं इस रीजन के लिए स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिखूं फॉर दिस रीजन, 2 रीजन बनेंगे तो दोनों में पार्टिकल का बिहेवियर अलग अलग होगा, तो मैं पार्टिकल के बिहेवियर की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो इसका मतलब इन दोनों रीजन के अंदर इसकी वैल्यू जो है ना वो अलग अलग आने वाली है। तो हमें इसको दोनों रीजन के अकॉर्डिंग, इसमें रीजन 1 के अंदर साइन 1 लेना होगा, रीजन 2 के अंदर इसको साइन 2 लेना होगा। तो स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन रीजन 1 के अंदर क्या बन गई हमारे पास, साइन 1 dx स्क्वायर प्लस v नोट की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहां पर 2m e अपॉन h कट स्क्वायर साइन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर रीजन 2 के लिए, फॉर रीजन कौन सा, x ग्रेटर देन 0, उस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v नोट की वैल्यू 0 है। तो यहां पर स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन क्या बनने वाली है स्टूडेंट, डी स्क्वायर, इस रीजन के अंदर बिहेवियर पार्टिकल का क्या होगा, डी साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m
ई माइनस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट नाम दे रहा हूं 1, इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं 2, और इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूं किसी वैल्यूज को स्टूडेंट, तो मैं वो वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। इस वैल्यू को मैंने पुट कर लिया K1 यानी कि 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई इज इक्वल टू, इसको मैंने पुट कर दिया K1 स्क्वायर सपोज करो। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी क्वांटिटी जो है उसको मैंने पुट कर दिया K2, इस क्वांटिटी को मैंने पुट कर दिया। अभी मैं वापस रिटर्न बैक वैल्यू पुट कर दूंगा इनकी, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट इज इक्वल टू K2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस क्या बन गई स्टूडेंट, वो देखिए। ये इक्वेशन 1 में जब पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, डी स्क्वायर साई 1 और डी एक्स स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर इंटू साई 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन गई, यहां से ये इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर साई 2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो साई 1 है ना, ये साई 1 और साई 2 एंड लिखना चाहिए, साई 1 एंड साई 2 आर वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, ये भी लिखना चाहिए, वेव फंक्शन इन रीजन 1 एंड 2। ठीक है, इसका मतलब साई 1 और साई 2 हमें पार्टिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर ये इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो स्टूडेंट देखिए ये क्या बन गई मेरे पास, इसको दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू साई 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी यही लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं 0। तो ये यहां पर मैं सोल्व करके बता देता हूं। जैसे यहां पे पहली वाली इसमें डी स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K1 स्क्वायर और डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस आइटा K1। ऐसे ही सेकंड के लिए पुट करोगे तो डी स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस K2 स्क्वायर और डी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आइटा K2। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनने वाला है, आपने इक्वेशन 3, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन 3 और इसी को नाम दे दूं मैं इक्वेशन 4। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बनेगा, देखिए साई 1 इज इक्वल टू, इसका क्या बनेगा, इसके दो रूट इमेजिनरी रूट हैं, कोफिशिएंट ए एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बनता है, एक आइटा K1 x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस आइटा K2 K1, क्योंकि एक नेगेटिव है रूट, एक प्लस है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसका साई 2, इसका c ई रेज टू पावर आइटा K2x प्लस d ई रेज टू पावर माइनस आइटा K2x। ये इक्वेशन मेरे पास सपोज करो 5, ये इक्वेशन मेरे पास 6। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 5 के अंदर है, या मैं ये कहूं, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये फॉर रीजन
x लेस देन 0। ये किसके लिए? फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये इस रीजन के अंदर देखिए, जो ये इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये फर्स्ट टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो हमारी वेव है वो क्या कह रही है? वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पर प्लस है स्टूडेंट, देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। इसका मतलब वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या मैं ये कह दूं वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द बैरियर। इसका मतलब ये जो है ना, ये हमें इंसिडेंट वेव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है? इंसिडेंट वेव का फंक्शन है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कहना चाह रही है? वेव इज टू बी ट्रेवलिंग अलोंग ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस। और नेगेटिव ऐसे अगर कोई वेव आई है तो वो कौन सी वेव आई है? बैरियर से रिफ्लेक्ट होकर आई है। इसका मतलब ये जो टर्म है इस रीजन के अंदर हमें रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को। अगर मैं इस रीजन के अंदर बात करूं, इस रीजन के अंदर भी वही बात हो गई, ये प्लस क्वांटिटी है, तो ये क्या कहना चाह रही है? वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे ट्रेवल कर रही है। ये ऐसे पॉजिटिव की तरफ ही बता रहा हूं मैं, रीजन 1 के अंदर था, लेकिन ये अब रीजन 2 के अंदर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रही है। ऐसे ट्रेवल कर रही है तो क्या कंडीशन आ गई? किसके बारे में बता रही है? इंसिडेंट तो होगी नहीं रीजन 2 के अंदर, कौन सी होगी? ट्रांसमिटेड होगी। तो ये ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बता रही है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, इस रीजन के अंदर ये जो क्वांटिटी है ना, ये किस वेव के इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करेगी? ट्रांसमिटेड वेव की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अकॉर्डिंग वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे ट्रेवल कर रही है इन रीजन 2 के अंदर। लेकिन रीजन 2 के अंदर, इसका मतलब ये रीजन 2 के अंदर अभी मैं बात कर रहा हूं, ये इसका मतलब रीजन 2 के अंदर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इन रीजन 2 के अंदर। लेकिन अगर मैं देखूं डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल सिर्फ कहां पर आ रही है? वेव मेरी रीजन 1 से जब रीजन 2 के अंदर एंटर करती है तो सडन चेंज आता है एक पोटेंशियल का। इसका मतलब पोटेंशियल के अंदर डिसकंटिन्यूटी सिर्फ कहां पर आ रही है? रीजन 1 के अंदर आ रही है। रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल V नोट है, हर जगह पर देखिए पोटेंशियल V नोट है। इसका मतलब मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है यहां पर। तो इसका मतलब मीडियम में चेंज सिर्फ कहां पर? 1 से 2 में जाने के लिए। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी आर टू बी अकर एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे आया है, और वो रीजन कौन से रीजन के अंदर है? 1 के अंदर। इसका मतलब यहां पर इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन रीजन 2 के अंदर देयर नो डिसकंटिन्यूटी अकर इन द पोटेंशियल। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, यानी कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ इसके अंदर क्या है? ट्रांसमिटेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है इसके अंदर। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है तो रिफ्लेक्टेड वेव का कोफिशिएंट क्या हो गया? D इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब इस केस में हमें सिर्फ क्या मिलने वाली है? ट्रांसमिटेड वेव मिलने वाली है। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा वेव फंक्शन बन गया ना psi2, वो क्या बन गया? सिर्फ C e raised to power प्लस आइटा k2x, क्योंकि रिफ्लेक्टेड नहीं होगी इस केस में, क्योंकि यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी है सिर्फ 1 से जब 2 में जा रहे हैं जब डिसकंटिन्यूटी आई है, लेकिन 2 के अंदर तो अब डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं।
यूनिफॉर्म है, हर जगह पर वी नॉट है। ठीक है, तो यहां पर इस रीजन के अंदर हमें सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव मिलेगी, इन रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेगी। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया। ये अब मैं इसको 7 नाम दे दूं। इसका मतलब अब हमें किन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? ए, बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। देखिए, अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। देखिए, यहां पर जब आप वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करोगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? नंबर 1 फाइनाइट, नंबर 2 क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस, और नंबर 3 क्या होती है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है साई। हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर चुके हैं, प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर साई, इसका मतलब हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन जो है ना वो क्या है? नंबर 1 फाइनाइट है। दूसरी कंडीशन देखो, मैं आपको दूसरी कंडीशन इस स्क्रोडिंगर इस इक्वेशन के लिए समझा रहा हूं। एक तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट है, और ई और वी नॉट ये दोनों की वैल्यू एनर्जी है, ये फाइनाइट होगी, क्योंकि एनर्जी स्पेस के अंदर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है स्टूडेंट। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। इसका मतलब अगर ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, तो इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन से हमें जो ये टर्म मिलेगी उसकी वैल्यू क्या इनफाइनाइट हो सकती है? कभी नहीं होगी। यानी कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन की मैं बात करूं तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन में जो ये टर्म है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? फाइनाइट होगी। इसका मतलब हमारे पास डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? फाइनाइट होगी फाइनाइट, क्योंकि ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट। अगर ये कंडीशन है तो स्टूडेंट, अगर ये फाइनाइट का मतलब समझते हो आप? यहां पर इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है? फाइनाइट है, फाइनाइट है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव इसका लिखूं तो कितना आने वाला है? कुछ एक्स में जरूर आएगा, तभी तो ये फाइनाइट आई है मानी, यानी कि 2 आई है या 3 आई है या 4 आया है। 4 कब आया है? जब यहां पर 2x होगा तभी इसका डबल डेरिवेटिव लोगे ना, तो 2 आएगा, फाइनाइट आएगा। इसका मतलब 2x क्या चीज है? कॉन्टिन्यूअस। x की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। कहां पर? इवन एट द बाउंड्रीज के ऊपर भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। मीन्स इस बाउंड्री के ऊपर भी डी साई बाई डी एक्स क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि हमारे पास इस बाउंड्री के ऊपर क्या कंडीशन मिलेगा? अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब इस बाउंड्री के ऊपर इधर भी और इधर भी, जो हमारे पास इस रीजन के अंदर डी साई 1 है डी एक्स, और इधर डी साई 2 और डी एक्स, अगर कॉन्टिन्यूअस है ना तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो ये कहना चाहता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसका मतलब हमें एक बाउंड्री कंडीशन मिल गई। कौन सी बाउंड्री कंडीशन मिल गई स्टूडेंट? मैं यहां पर लिख दूं। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या मिल गई आपको? डी साई 1 और डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। सेकेंड बाउंड्री, अगर ये देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है तो जरूर साई इज इक्वल टू क्या होगा? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर रहा होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो 2x आएगा, डबल डेरिवेटिव लोगे तो फाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये भी क्या चीज है? ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब इस बाउंड्री के ऊपर साई 1 और साई 2 की वैल्यू क्या है? बराबर है। यानी कि हमने क्या स्टडी किया है? ये फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक बोल रही है वेव फंक्शन की, एनर्जी दोनों की दोनों
स्पेस के अंदर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, फाइनाइट मिलेगी। तो हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की तरफ ध्यान दिया, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू फाइनाइट होगी। अगर ये वैल्यू फाइनाइट होगी स्टूडेंट, फाइनाइट का मतलब कोई क्वांटिटी होगी 3 4 5, अगर ये क्वांटिटी में आया फाइनाइट में, तो इस ये डबल डेरिवेटिव है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव एक्स में जरूर आएगा। इसका मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर x में है तो x यहां पर आ गया, तो ये क्या चीज बन गई, कॉन्टिन्यूअस बन गई। अगर ये कॉन्टिन्यूअस, तो इसका जब हम वेव फंक्शन लेंगे ना, तो ये जरूर कंटिन्यूअस आएगा, एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, तभी तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो 2x, डबल डेरिवेटिव लोगे तो 2, यानी कि ये भी फाइनाइट। इसका मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या आ गई मेरे पास, दूसरी बाउंड्री कंडीशन आ गई मेरे पास। अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई मेरे पास, वेव फंक्शन की वैल्यू बराबर होंगी कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो हम ये बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, x इज इक्वल टू 0 पे देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a, इसको डिफरेंशिएट करो, आइटा k1 इंटू ई रेज टू पावर आइटा k1 x प्लस, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस आएगा, यहां पर माइनस b आइटा k1 ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। ये फॉर रीजन किसके लिए लिख रहा हूं, फॉर रीजन x लेस देन 4, x लेस देन 0 के लिए। बाउंड्री कंडीशन लगाओगे ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे दोनों बराबर होंगे, अभी करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करो साइन 2 का, ये किसके लिए निकाला मैंने, ये निकाला मैंने दैट इज इक्वल टू डी साई 1 और डी साई 1 और डी एक्स की वैल्यू, ऐसे ही निकालो डी इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं, देखिए यहाँ पे डी साई 1 और डी एक्स इज इक्वल टू ये आया है, ऐसे ही डी साई 2 और डी एक्स निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आइटा k2 c e रेज टू पावर आइटा k2 x, ये फॉर रीजन x ग्रेटर देन 0 के लिए थी कंडीशन। लेकिन बाउंड्री के ऊपर तो ये दोनों बराबर हैं, तो बाउंड्री के ऊपर ये कंडीशन लगाओगे तो दिस इज इक्वल टू 0, कहां पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहां पे 0 1, यहां पे 0, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो क्या बचेगा, आइटा k1 को कॉमन निकाल लो, देखो यहां से आइटा k1 कॉमन निकलेगा दोनों में से। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या लगा रहा हूं मैं, डी साई 1 इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 और डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो लगाओगे ना, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें भी 0 पुट करो, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो बच गया ये, यहां से ये बच गया और यहां से ये, दोनों में से आइटा k1 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया a, यहां से माइनस b इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल टू का निशान आ गया। आगे इसकी वैल्यू यहां पे 0 लगाओगे, e की पावर 0 1, तो ये क्या बन गया, आइटा k2c, एक तो ये आ गया हमारे पास। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओ, साई 1 इज इक्वल टू साई 2 एट x इज इक्वल टू 0, यही तो कंडीशन, ये लगाओगे तो क्या बन गया, यहां से देखो साई ये था, ये e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, a प्लस बी बन गया इधर से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से तो c है कि 0 लगाओगे तो दैट इज इक्वल टू c। तो यहां से स्टूडेंट देखिए क्या बन गया, ये आइटा से आइटा कैंसिल हो गया और ये k1 की जो वैल्यू है इसके नीचे ले आया मैं, तो a प्लस बी, यहां से ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 8, ये इक्वेशन 9।
दोनों को मैं ऐड कर दूं तो a माइनस बी, ये कट गया तो 2a इधर से, और इधर से c कॉमन आ गया, 1 प्लस k2 अपॉन k1, c कॉमन आ गया। ठीक है, और इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, c इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1। c की वैल्यू निकालो यहां से, c कम्स आउट टू बी, इसको इधर ले आओ, 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 और a, ये आ गया, c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में जब पुट करोगे ना तो देखिए क्या वैल्यू क्या कंडीशंस आ गई। मैं इसकी वैल्यू को यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां से अब देखो क्या आ गया, बाउंड्री कंडीशंस लगाकर हमने वैल्यू निकाल ली। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहां से 2k1 प्लस k2 इंटू a। तो यहां से देखिए हमारे पास c की तो वैल्यू ये है, याद रखना, a की टर्म में, और b की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर ले आओ, b को इधर लेके जाओ, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 2k1 अपॉन k1 प्लस k2, और b को इधर ले आए माइनस b। तो यहां से देखो इसको सोल्व करो, a k1 प्लस k2, यहां से क्या सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, k1 प्लस k2, आपको सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, एलसीएम लिया, k1 प्लस k2 माइनस 2k1, तो यहां पे माइनस k1 बचा, यहां k2 क्या बचेगा, k2 माइनस k1, लेकिन ये माइनस अभी इसको तो यहां पे लिखो, k2 माइनस k1 अपॉन k1 प्लस k2 इज इक्वल टू माइनस बी, ये बचा हमारे, इसको मिटा दो यहां से, कंफ्यूज ना करें ताकि ये माइनस में खत्म कर रहा हूं, इस माइनस को कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिए, ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस इससे कैंसिल। तो स्टूडेंट आप देखिए a की वैल्यू तो मेरे को नहीं लिखनी यहां पर, इसको यहां से मिटा दो, ये सारी चीज यहां पे आपको सेपरेट में लिखनी होंगी, ये चीज तो एज इट इज। b की वैल्यू कितनी आई है, यहां से लिख लो, यहां पर b की वैल्यू a की टर्म में कितनी आई है, b की वैल्यू ये आई है a टाइम k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2, और c की वैल्यू कितनी आई है a की टर्म में, ये 2k1 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट, वो देखिए। अब मैं इसको लिख रहा हूं यहां से, इस सॉल्यूशन को मैं इसीलिए नहीं मिटा रहा, अब ये हमने निकाल लिया है वैल्यूज बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके। तो हमारे पास साइन 1 क्या बना स्टूडेंट, देखिए साइन 1 इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आइटा k1x प्लस b की वैल्यू जो है ये है a की टर्म पे k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू e रेज टू इंटू a e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, मैंने क्या कहा था, दैट गिव द बिहेवियर ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बिहेवियर देगी किसका मेरे को, इंसिडेंट वेव का। ये जो इक्वेशन है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये मेरे को किसका बिहेवियर देने वाली है, रिफ्लेक्टेड का। इसका मतलब ये बीच में प्लस वेव फंक्शन, ये किसका, रिफ्लेक्टेड मैंने अभी रीजन 1 के अंदर लिखा है, फॉर रीजन 1, फॉर ये किसके लिए है, फॉर रीजन x लेस देन 0।
तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, वेव इंसिडेंट प्लस वेव फंक्शन रिफ्लेक्टेड। अब मैं रीजन 2 की बात करूं तो इसका मतलब हमारे पास वेव इंसिडेंट की वैल्यू कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आइटा k1 x। मैं जब इंसिडेंट की बात करूंगा, इंसिडेंट वेव की, तो सिर्फ उसका बिहेवियर ये वाली चीज एक्सप्लेन करेगी, और वे रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे तो हमें ओनली रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन जो है वो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो सिर्फ हम उस केस में इसकी बात करेंगे, k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके बारे में, रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में। अब हम रीजन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, फॉर रीजन x ग्रेटर देन 0 के लिए। इस रीजन के अंदर हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा sin2, वो क्या बनने वाला है, देखो c की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए। इंसिडेंट की फॉर्म में ये इंसिडेंट वेव का कोफिशिएंट है, उस सबको मैंने उसी की टर्म में निकाला है। तो ये क्या बन गया, ई रेज टू पावर माइनस प्लस आइटा k2x। ये फॉर रीजन, इस रीजन के अंदर। इसका मतलब ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन 2 में हमें जो ट्रांसमिटेड वेव है ना उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो चीज है ना, मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, वेव फंक्शन ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड वेव की इंफॉर्मेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम किसको लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, ट्रांसमिटेड को। ट्रांसमिटेड तो कितना लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए ई रेज टू पावर आइटा k2x। यानी कि हम जब भी ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात करेंगे, कब बात करने वाले हैं स्टूडेंट, जब हम किसके बारे में, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो उस केस में हम ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की बात करने वाले हैं। जब इंसिडेंट वेव की बात करेंगे तो हम उस वेव के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो ये फंक्शन देगा। जब हम रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो ये प्रोवाइड करेगा। ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है वो ये फंक्शन देने वाला है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर काफी लेंथी होता जा रहा है, काफी टाइम बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल स्टेप केस के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।